नमस्कार। आज हम लोग राज्य के नीति सिद्धांतों को आगे देखेंगे। ये राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में स्पेन के सिद्धांत से लिया गया था। इसे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। तो इसको सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा था, एक मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति सिद्धांतों को। हालांकि उस समय अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया था और जब हमारा संविधान बना तो हम लोगों ने इन चीज़ों को भाग 3 में मौलिक अधिकार को, भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धांतों को अलग अलग करके रखे। राज्य के नीति सिद्धांत जो हैं सो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनके हनन पे आप न्यायालय नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहीं नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार के हनन पे आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है और बाकी अंतर को हम लोग जब ये राज्य का नीति सिद्धांत जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो उसके बाद अंत में देखेंगे। तो नीति तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बुद्धिजीवी। कई एक बार एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि निम्न में से गांधीवादी विचारधारा कौन सी है या गांधीवादी नीति सिद्ध कौन सा है। तो इन चीज़ों को समझने आज हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो समाजवादी क्या है? अनुच्छेद 38, 39 का क, 41, 42, 43 का क और 47 जो है तो ये है समाजवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? 40 है, 43 है, 43 का ख है, 46 है, 47 है, 48 है। अब इन आर्टिकलों को आप देखिएगा ध्यान से, तो इनमें ज़्यादातर जो आर्टिकल हैं गांधीवादी सिद्धांत के, ये ग्रामीण स्तर से संबंधित हैं, यानी कि गांव की चीज़ों से ज़्यादा संबंधित है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उदार बुद्धिजीवी क्या है? 44 है, 45 है, 48 है, 48 का क है, 49 है, 50 और 51 जो है उदार बुद्धिजीवी में इसको रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 36 को देखते हैं। अनुच्छेद 36 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। ज़्यादातर किताबों में, साधारण किताबों में 36 और 37 का वर्णन नहीं होता है, लेकिन और एग्जाम में उतना पूछा भी नहीं जाता। लेकिन हम जब अनुच्छेद 36 से 51 देख रहे हैं तो हम प्रत्येक आर्टिकल को देखेंगे ताकि एक दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाए कि 36 से 51 के बीच क्या है। तो आर्टिकल 36 में राज्य के नीति तत्वों की परिभाषा है, यानी कि हम किसे राज्य का नीति तत्व, किन चीज़ों को हम कहेंगे, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 37, इसमें ये नहीं पूछता है कि इसमें परिभाषा में क्या क्या है। एग्जाम में जब भी पूछता है तो आर्टिकल के बारे में पूछेगा कि 36 में क्या है, तो राज्य के नीति तत्वों की परिभाषा है। 37 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अब यहाँ पर एक शब्द समझिए, कर्तव्य है, न कि अधिकार है। कर्तव्य आपकी मोरल ड्यूटी होती है, कोई इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। कर्तव्य करने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन अधिकार जहाँ पे आता है वहाँ आप बाध्य हो सकते हैं। तो ये कर्तव्य है, तो राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य पे आप इन चीज़ों को लागू नहीं, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। तो अगला है अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण क्या होता है? लोगों के कल्याण के लिए, जो भी समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके कल्याण के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। कहीं कोई ये नहीं कहे कि आप इस जाति के हैं तो यहाँ नहीं बैठ सकते, आप हमारे बराबर नहीं बैठ सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा आर्थिक व्यवस्था। समाज में हम सरकारें समाज में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे लोगों का इनकम बढ़े। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का इनकम बढ़े, समाज में प्रत्येक लोगों का इनकम बढ़े जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी तभी उसकी सामाजिक स्थिति समृद्ध हो सकती है। तीसरा राजनीतिक न्याय मिले। राजनीतिक न्याय मिले यानी कि राजनीति में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो, कहीं उस पर कोई भेदभाव न हो, कहीं उसको रोका न जाए। तो ये जो है राजनीतिक न्याय होता है। तो 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अगला है 39 का क। 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को समान नज़र से देखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो ज़्यादा पैसे वाला हो तो उसके लिए न्याय की अलग व्यवस्था हो, जो कम पैसा वाला हो उसके लिए न्याय की अलग व्यवस्था हो। तो कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो जब आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो कोई अपने लिए वकील वगैरह कर नहीं सकता, या कोई उसे कानूनी ज्ञान देने के लिए कोई व्यक्ति तो उसके पास है नहीं, तो उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता। सरकार अपने तरफ से उसे विधिक सहायता देगी, यानी कि कानूनी सहायता देगी। यानी कि अगर उसे किसी भी तरीके के कोई कानून के बारे में जानकारी लेनी है जो उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम का समान वेतन का कहने का अर्थ है कि महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए एक समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि 8 घंटा अगर महिला काम कर रही हो, 8 घंटा पुरुष काम कर रहा हो, तो महिला को कम वेतन दिया जाए, पुरुष को कम वेतन दिया, पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाए। तो ये है आपको समान काम समान वेतन। इसमें है ख। ख बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा सार्वजनिक धन क्या है, सरकार का जो पैसा है, यानी कि जो लोगों से जो टैक्स सरकार लेती है वो टैक्स अपने पास रखती नहीं है, वो वापस समाज को अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे अस्पताल में, रोड में, सामाजिक व्यवस्था बनाने में, या कोई भी सामाजिक चीज़ों को लागू करने के लिए ये पैसा वापस समाज में आता है। तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अब जैसे सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे बालू की नीलामी होती है, बालू घाटों की नीलामी होती है, तो सरकार क्या ये संसाधन है, जो भी संसाधन है प्राकृतिक संसाधन वो सरकार का संसाधन है। अब ऐसा नहीं, सरकार सबों को तो नहीं कह सकती कि पूरे समाज के व्यक्ति चले जाइए वहाँ से आप अपना बालू उठा उठा के ले आइए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सरकार क्या करती है कि किसी एक व्यक्ति को वो ठेके पर दे देती है और एक फिक्स अमाउंट तय कर देती है कि आप इतना ही में बालू को बेचेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आम व्यक्ति भी जिसको मकान बनवाना है, जो किसी को बालू की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से खरीद सके। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही करें, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इस तरीके की व्यवस्था हम बनाएंगे कि सार्वजनिक हित उसमें सबसे ऊपर हो। हम पहला प्राथमिकता हमारी ये हो कि हमारे लोगों को इससे लाभ होगा कि नहीं। ये नहीं देखा जाता कोई योजना बनाने में कि सरकार को इससे लाभ है कि नहीं। सरकार को लाभ नहीं है, हमारे लोगों को इससे कितना लाभ होगा। जब हमारे लोगों को लाभ होगा तो सेकेंडरी मैटर है कि सरकार को कितना लाभ होगा, आर्थिक लाभ हो या सामाजिक लाभ हो, जितना भी हो। अगर समाज के लोगों को लाभ है तो वो सरकार वो योजना बनाती है। ग कहता है कि धन का समान वितरण। धन का समान वितरण, इस तरीके की व्यवस्था समाज में बनाना है कि सब लोगों तक एक समान व्यवस्था पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग को आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हो जाए, वो आर्थिक रूप से कम सक्षम हो जाए। अब आपके मन में विचार ये आएगा कि ऐसा जैसे किताबी ज्ञान अलग हो जाता है और जो आपके निजी ज्ञान है वो अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा किताबी ज्ञान है। समाज में तो हम इसमें भेदभाव देखते ही हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, किसी के पास है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा वो बर्बाद कर सकता है। तो ये है धन का समान वितरण। इसमें नोट में व्यवस्था कहा गया है कि 39 का क 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि ये जो है 39 का क समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, ये जो है 39 के क को जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अब आप देखिए यहाँ गांधीवादी विचारधारा है अनुच्छेद 40। तो क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत यानी कि आज जो हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे है। केंद्रीकरण क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चला जाए, वो केंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण यानी कि हर व्यक्ति के हाथ तक सत्ता पहुँचे। अब कोई मुखिया है,
मुखिया है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वहाँ के लोगों को ये अधिकार है कि वो 5 साल के बाद फिर इसको अगली बार जब वोट की बारी आएगी वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उसने काम नहीं किया है। तो वहाँ पर एक लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि हम में ताकत है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो अगली बार हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो ये जो ग्राम पंचायतों का संगठन है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि गांधीवादी विचारधारा का है। तो अनुच्छेद 40 जो है तो गांधीवादी विचारधारा का है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 41। अब अनुच्छेद 40 में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे ये अनुच्छेद 40 और ग्राम पंचायतों का संगठन, भाग 9 भी है, आर्टिकल 243 भी है। तो इसको जब हम अगली बार जब हम पंचायती व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको अच्छी तरह से इसको क्लियर कर दूँगा। तो अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता कुछ दशाओं में, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है उसके लिए सरकार कुछ दशा व्यवस्था करती है। जैसे 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के तहत इसे लागू किया गया। जैसे इसमें 5 योजनाएं आती हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, परिवार लाभ और अन्नपूर्णा योजना। अब जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति कुछ काम करने के लिए उसके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, समाज ने उसको किनारे कर दिया है, वो मुख्य धारा में नहीं है, तो उसके लिए सरकार कुछ पैसे की व्यवस्था करती है। तो हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये कुछ दशाओं में है, कंडीशन लगा हुआ कुछ दशाओं में, यानी कि जो व्यक्ति विकलांग है उनको ट्राईसाइकिल सरकार उपलब्ध करा देती है ताकि आप यहाँ एक जगह बैठे न रहें, आप अपने स्तर से कुछ काम कर सकें। तो कुछ दशाओं में है। तो वृद्धावस्था पेंशन, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, कोई वो संगठित काम नहीं करते, संगठित कहने का मतलब किसी सरकारी या किसी फिक्स नौकरी में वो नहीं थे या नहीं हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है कि वो सरकार उनको वृद्धा पेंशन प्रत्येक महीने देती है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। विधवा पेंशन, कोई महिला विधवा हो गई है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके लिए सरकार ये व्यवस्था करती है विधवा पेंशन। राष्ट्रीय परिवार लाभ और अन्नपूर्णा योजना, ये सब सरकार की योजनाएं हैं जो कि चलती हैं, जिससे अन्नपूर्णा योजना वो हो गया जिसमें गरीब व्यक्ति को अन्न उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल 41 के तहत। अब आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद। तो पहली बार हम इस चीज़ को देखते हैं कि काम की न्याय संगत क्या है। काम की न्याय संगत कहता है, काम की न्याय संगत कहता है कि काम इस तरीके का हो कि उस व्यक्ति का मनोचित दशा यानी कि उसकी मन स्थिति को खराब न कर दे। अब उसे लग रहा है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम मेरे लायक नहीं मिल रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति ट्रेंड है, स्किलफुल व्यक्ति है, उसे कंप्यूटर चलाने का अच्छा जानकारी है, उसे आप कहिए कि नहीं तुम एक काम करो कि मनरेगा के तहत तुम मिट्टी कोड़ो, तो वो व्यक्ति मानोचित मैंने अपने मन की स्थिति से बहुत हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा कि मैं इतना पढ़ा हूँ, टेक्निकली इतना स्ट्रांग हूँ और मुझे ये काम मिल रहा है। तो सरकार की ये व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उसको उपलब्ध कराया जाए। तो उसकी मानोचित दशाओं का हम ध्यान रखें, उसके साथ न्याय संगत काम करें। न्याय संगत काम करें कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो उसको उचित जो उसको वेतन मिलना चाहिए उसको हम वेतन दें। अब प्रसूति सहायता को बंद, यानी कि महिलाएं जो हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करती है सरकारी अस्पताल में कि सरकारी अस्पताल में उनको फ्री में उनका डिलीवरी कराया जा सके, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो ये है आर्टिकल 42। अब आप 42 को देखिए तो आर्टिकल 42 जो है तो समाजवादी है। अब ये समाजवादी क्या है, यहाँ पर समाज को लाभ हो रहा है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे समाज को इससे लाभ हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ों को अलग अलग बांट के हम लोगों को पढ़ना है। तो आज आर्टिकल 42 तक ही पढ़ते हैं, अगली बार हम लोग इससे आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।